ग्लोबल अफेयर्स के इस अंक में आज हम बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस, बेलारूस और यूक्रेन के मानवाधिकार पैरोकारों को साल 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ओस्लो स्थित नोबेल समिति ने शुक्रवार को बेलारूस के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एलेस बालियात्स्की, रूस के ह्यूमन राइट्स ग्रुप मेमोरियल और यूक्रेन के ह्यूमन राइट्स ग्रुप सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। नोबेल समिति के अनुसार इस साल 251 व्यक्तियों और 92 संगठनों सहित कुल 343 व्यक्ति या संस्थाओं ने पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था। नॉमिनेशन के लिहाज से 343 का यह आंकड़ा नोबेल पीस प्राइज के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले साल 2016 में 376 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे। पुरस्कार के अंतर्गत 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना अर्थात $9,11,000 की राशि प्रदान की जाती है। विजेता एक से अधिक हो तो ये राशि बराबर बांट दी जाती है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ये पहला अवसर है जब रूस, बेलारूस और यूक्रेन के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उनके कार्य के लिए सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। पुरस्कार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निंदा के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि नोबेल समिति ने कहा कि हम हमेशा किसी चीज के लिए किसी को पुरस्कार देते हैं और यह किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन नोबेल समिति ने पुरस्कार की घोषणा का जो समय चुना है उससे समिति की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। 8 अगस्त को जिस दिन नोबेल समिति ने नोबेल पीस प्राइज की घोषणा की थी उसी दिन पुतिन अपना 70वां जन्मदिन मना रहे थे। पुरस्कार की घोषणा करते हुए समिति की ओर से कहा गया कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अपने देश में नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुरस्कार विजेता व्यक्ति और संगठनों ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सत्ता की आलोचना की है। समिति के अनुसार पुरस्कार विजेताओं ने युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग के आंकड़े एकत्रित करने जैसे उत्कृष्ट कार्य किया है। नोबेल समिति ने बेलारूस से एलेस को जेल से रिहा करने का आह्वान भी किया है। आइए अब बात करते हैं पुरस्कार विजेता व्यक्ति और संस्थाओं के द्वारा किए गए उन संघर्षों और कार्यों की जिसके चलते उन्हें इस विश्व प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। सबसे पहले बात करते हैं एलिस बालियात्स्की की। एलिस ह्यूमन राइट्स सेंटर वियासना के अध्यक्ष और इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। साल 1980 में बेलारूस की जनता को तानाशाही सरकार के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए डेमोक्रेसी मूवमेंट का आगाज किया। हालांकि 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद बेलारूस एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जरूर अस्तित्व में आ गया, लेकिन नागरिकों को वो तमाम अधिकार और स्वतंत्रताएं नहीं मिल पाई जो किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को मिलती है। बालियात्स्की पिछले 4 दशक से अपने देश में वास्तविक लोकतंत्र की बहाली की जंग लड़ रहे हैं। इसके लिए उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। दरअसल साल 1988 में, जिसमें बालियात्स्की युवा लेखक संघ के अध्यक्ष थे, बेलारूस की पुलिस ने उन्हें झूठे आरोप में गिरफ्तार कर हिरासत में प्रताड़ित किया। पुलिस के अत्याचार और दमन का परिणाम ये हुआ कि वे जल्द ही बेलारूस में मानवाधिकार के संघर्ष के प्रतीक बन गए। नोबेल पीस प्राइज से पहले एलेस को आंद्रेई सखारोव स्वतंत्रता पुरस्कार और दूसरे अनेक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार मिल चुके हैं। साल 1996 में बालियात्स्की ने मानवाधिकार संगठन वियासना की स्थापना की। संगठन का मुख्य उद्देश्य सिविल सोसाइटी का विकास करना व मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार लाना था। इसके अतिरिक्त वियासना जेल में बंद लोकतंत्र के हिमायतियों को कानूनी मदद मुहैया करवाने का काम भी करता है। साल 2011 से 2014 तक बालियात्स्की जेल में रहे और वे फिलहाल अभी जेल ही में है। जुलाई 2021 में बेलारूस की पुलिस ने राष्ट्रपति लुकाशेंको के विरोधियों का दमन करने के लिए वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के घरों पर छापा मारा और बालियात्स्की सहित कई लोगों को हिरासत में ले लिया। तमाम तरह के दबावों के बावजूद एलेस
बाल्यतंस्की आज भी अधिनायकवादी देश में मानवाधिकार व नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए डटे हुए हैं। बाल्यतंस्की को इससे पहले साल 2006, 2007 और 2012 में भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। बाल्यतंस्की के अलावा रूस के ह्यूमन राइट्स ग्रुप मेमोरियल को भी इस साल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप मेमोरियल का गठन सोवियत संघ के दौर में 1987 में हुआ था। मेमोरियल के गठन का मुख्य उद्देश्य रूस में मानवाधिकारों के उल्लंघन और जोसेफ स्टालिन के शासनकाल में किए गए अपराधों का अध्ययन और उनकी जांच करना था। इसके फाउंडर मेंबर्स में नोबेल पीस प्राइज विजेता अंद्री सखारोव और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट स्वेतलाना गनुशिकिना प्रमुख थे। अंद्री सखारोव को सोवियत हाइड्रोजन बम का पिता भी कहा जाता है। सखारोव को साल 1975 का नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। सखारोव बाद में परमाणु परीक्षणों के घोर विरोधी बन गए थे। सोवियत संघ के पतन से पहले ये दो भागों में बटा हुआ था। एक मेमोरियल इंटरनेशनल, इसका उद्देश्य सोवियत संघ में किए गए मानवता के खिलाफ अपराधों का रिकॉर्ड तैयार करना था, और दूसरा मेमोरियल ह्यूमन राइट्स सेंटर, जो मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए खासतौर से आधुनिक रूस और उसके आसपास के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में काम करता है। सोवियत संघ के पतन के बाद यह न केवल अतीत के पीड़ितों के बारे में जानकारी संकलित करने वाला रूस का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन बनकर उभरा है, बल्कि रूसी हिरासत केंद्रों में राजनीतिक कैदियों की जानकारी का सबसे अहम स्रोत भी है। यही वजह है कि मेमोरियल को जोसेफ स्टालिन के दौर से अब तक पॉलिटिकल प्रिजनर अथवा राजनीतिक कैदियों की सर्वाधिक विश्वसनीय आवाज माना जाता है। चेचन्या पर रूस के आक्रमण के दौरान साल 2009 में जब इस संगठन की अहम कार्यकर्ता नतालिया एस्तेमिरोवा की हत्या हुई, तो इस संगठन ने रूस में हो रहे मानवाधिकारों के हनन की आवाज विश्व स्तर पर उठाई थी। दिसंबर 2021 तक इसमें रूस के 50 से अधिक संगठन और कजाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और फ्रांस सहित 11 अन्य देश शामिल थे। सभी मानवाधिकारों के बारे में समान चिंताओं को साझा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में मेमोरियल इंटरनेशनल को बंद करने का आदेश दिया था। इसी साल की शुरुआत में इसे बंद कर दिया गया। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी इस साल शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज अर्थात CCL की स्थापना 30 मई 2007 में यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई। संगठन की स्थापना का मुख्य लक्ष्य यूक्रेन और यूरेशिया में मानवाधिकारों, लोकतंत्र और एकजुटता के मूल्यों को बढ़ावा देना है। इसके लिए CCL सार्वजनिक हितों का प्रतिनिधित्व करता है, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ी तैयार करता है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के कार्यक्रम लागू करता है। CCL का एक लक्ष्य यूक्रेन में लोकतंत्र को मजबूत करना है। इसी साल फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो CCL ने वार क्राइम के मामलों की जांच की। अब ये मामले इंटरनेशनल कोर्ट में दायर किए जा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। पुरस्कार की स्थापना साल 1895 में स्वीडन के उद्योगपति व आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी। नोबेल ने अपने जीवन काल में कई बड़े आविष्कार किए थे। डायनामाइट की खोज उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए। शुरुआत में फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया जाता था। साल 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अपनी 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की। मित्रों, नोबेल वीक 3 अक्टूबर को शुरू होकर 10 अक्टूबर तक चलता है। 7 दिन में कुल 6 प्राइज अनाउंस होते हैं और सबसे आखिर में इकोनॉमिक्स की कैटेगरी का नोबेल अनाउंस किया जाता है। अक्टूबर में केवल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्तियों और संगठनों के नामों की घोषणा की जाती है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के मौके पर विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। शांति पुरस्कार नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, जबकि बाकी सभी कैटेगरीज के प्राइज स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कोई दो राय नहीं कि नोबेल पीस प्राइज की घोषणा के बाद एलेंस बियाल्केस्की, ह्यूमन राइट्स ग्रुप मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की आवाज
दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी और मानवाधिकारों के क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे संघर्ष को बल मिलेगा। मित्रों, ये थी नोबेल पीस प्राइज 2022 की घोषणा से संबंधित वो तमाम जानकारी जिसे समझना आपके लिए जरूरी हो सकता है। जानकारी कैसी लगी इसके लिए आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल ग्लोबल अफेयर्स। हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।